नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान के सियासी संकट की। जी हां, राजस्थान में महासंग्राम छिड़ा हुआ है और ये महासंग्राम दो राजनीतिक दलों के बीच नहीं है। ये महासंग्राम कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से उपजा हुआ संकट है। कांग्रेस में दो बड़े धड़े, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आमने सामने हैं। सचिन पायलट रूठ करके दिल्ली आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 25 विधायकों का समर्थन है और गहलोत के पास केवल 84 की संख्या है। उधर गहलोत ने अपना संख्या बल दिखाया। उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई और दावा किया कि 100 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है। अब दावों की सच्चाई क्या है, ये बहुत जल्द नजर आ जाएगा जब ये सरकार रहेगी या जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये स्थिति हुई क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सचिन पायलट इस कदर रूठ गए कि उनको दिल्ली आना पड़ता है, वो आला कमान से बात नहीं करते हैं और कहीं रिजॉर्ट में ले जा करके अपने समर्थित विधायकों के साथ रूठ करके बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति हुई क्यों? बहुत से लोग बहुत सी कहानियां बता रहे हैं, लेकिन कुछ अनकही बातें हैं। शायद इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। सचिन पायलट को ऐसे समय में राजस्थान भेजा गया था जब राजस्थान में कांग्रेस बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक कमिटमेंट दिया गया था। राहुल गांधी ने उनको कमिट किया था कि वहाँ सरकार आती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने राजस्थान के कोने कोने में जाकर के सभाएं की, कोने कोने में जनसंपर्क किया और कांग्रेस जीत करके आई। कांग्रेस की सरकार बनी। जब सरकार बनने की बारी आई तो अशोक गहलोत, जिनको अपने जादू पे बड़ा फक्र है, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हाँ, मैं जादूगर हूँ और मैं अपने जादू की वजह से सीएम बना। वो अब जमीनी नेता हैं और जितनी सचिन पायलट की उम्र है उतना उनका राजनीतिक अनुभव है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये गौर करने लायक बात है कि जो ओल्ड बनाम युवा की जो लड़ाई है कांग्रेस में, उसमें एक्सपीरियंस कई बार हावी हो जाता है। 40 साल से ज़्यादा राजस्थान की सियासत में जिस व्यक्ति ने बिताया, उससे एक 40 साल की उम्र के राजनीतिक शख्सियत से लड़ाई होती है और वो भारी क्यों पड़ता है। सचिन पायलट एम्बिशियस हैं, मेहनती भी हैं और पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के साथ उनमें क्वालिटीज़ भी हैं। वो खुद भी ज़मीनी नेता है, उम्र कम है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपने आप को स्थापित किया है। जैसा मैंने बताया कि राजस्थान की गली गली, कोई कस्बा नहीं बचा, कोई गांव नहीं बचा जहां उन्होंने संपर्क नहीं किया और राजस्थान की सरकार उन्होंने बनाई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो वो लड़ाई छिड़ गई। अशोक गहलोत, जो यहाँ पे संगठन महामंत्री थे, राहुल गांधी के साथ काम कर रहे थे, उनके बहुत ही विश्वस्त माने जाते थे, वो पुराना खेमा फिर से एक्टिव हो गया। और अशोक गहलोत को मजबूरी में, क्योंकि वहाँ पे जो गोट उन्होंने बिछाई, जिस तरह के समीकरण बने, उसमें लगा कि जिस तरह की संख्या भी आई है, शायद एक अनुभवी व्यक्ति की वहाँ ज़रूरत है, नहीं तो वो सरकार कितनी स्थिर रहेगी, इस पे संशय है। इस वजह से अशोक गहलोत को वहाँ भेजा गया। और उसके बाद की आपने तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह के अंदर कशमकश चली और उसके बाद राहुल गांधी के साथ तस्वीरें आई, एक तरफ अशोक गहलोत, एक तरफ सचिन पायलट। लेकिन उनके घर से जब बाहर निकले दोनों, तो दोनों की गाड़ियाँ अलग अलग दिशा में थी। उत्तर दक्षिण का मामला था और वहीं से शुरुआत हो गई उस लड़ाई की, उस संघर्ष की शुरुआत हो गई जिसकी परिणति आज देखने को मिल रही है। सचिन के मन में जो टीस थी वो बनी रही और अशोक गहलोत, जादूगर, राजनीति के जादूगर, वो अपनी शहमात के खेल से बाज नहीं आए। उन्होंने 124A के तहत जो विवाद का हाल का कारण, ताज़ा कारण बताया जा रहा है, वो नोटिस, सरकार को अस्थिर करने के प्रयास का नोटिस विपक्षी खेमे के लोगों को नहीं, विपक्षी खेमे के 2 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन खुद अपने साथ अपने डिप्टी सीएम को भी वो नोटिस थमवा दिया। अब ये बवाल की जड़ हो गई। सचिन पायलट को लगा कि उनके प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाई जा रही है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये बातें कह रहा हूँ जो आपको दिख भी रही हैं और आपको और भी लोगों ने बताई होंगी, लेकिन ये आपको जानना उस सीक्वेंस में ज़रूरी है जो तात्कालिक कारण है। लेकिन दोस्तों, बात इतनी भर नहीं है। जब
अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया, उसी वक्त सचिन के मन में जो टीस थी वो टीस तरह तरह से नजर आती रही। आप बयान देख लीजिए, कभी अशोक गहलोत किसी दिशा में बयान देते थे तो सचिन पायलट किसी और दिशा में बयान देते थे। और जब मध्य प्रदेश का घटनाक्रम हुआ तो बहुत ही पार्टी का जो आक्रोश था, उस आक्रोश से इतर बहुत ही संतुलित तरीके से बयान सचिन पायलट का था। कहा तो ये जाता है दोनों की मीटिंग भी हुई, बात भी हुई, गुफ्तगू भी हुई, हालांकि उसको डिनाई करते हैं सचिन पायलट। लेकिन एक कहानी और जो बहुत सियासी गलियारों में चर्चा में है और आपको भी जानना जरूरी है कि सचिन पायलट का जम्मू कश्मीर से क्या रिश्ता है। सचिन पायलट की पत्नी वो अब्दुल्ला परिवार की है और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई हुई तो एक कहानी बहुत जोरों पर थी कि सचिन पायलट ने अपने संपर्कों के जरिए उनकी रिहाई सुनिश्चित कराई। तो क्या राजस्थान के सियासी संकट का कोई कश्मीर कनेक्शन है? क्या सचिन पायलट के रूठने का कोई अब्दुल्ला परिवार का कनेक्शन है? इस पर तरह तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको एक एंगल दिया कि किस तरह से पर्दे के पीछे कई बार चीजें होती हैं जिस पे हमारी आपकी नजर नहीं जाती, लेकिन पॉलिटिकल गलियारे में वो बातें बहुत मायने रखती हैं। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा की बात की मैंने, उनकी अपनी मेहनत की बात की, वो किस तरह का उनका व्यक्तित्व है और उम्र का फासला भी, उनकी जितनी उम्र है उतना गहलोत का सियासी अनुभव। अब सचिन पायलट किस भरोसे से ये कदम उठाने जा रहे हैं या इतना आगे बढ़ गए कि कहा जा रहा है प्रियंका गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, चिदम्बरम बात कर रहे हैं, अहमद पटेल बात कर रहे हैं, उसके बावजूद वो अडिग हैं और जब उनका बयान आता है तो वो सारी चीज़ों को खारिज कर देते हैं कि मैं किसी समझौते की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सुलह की बात नहीं कर रहा। तो आखिर किस भरोसे पे, किस लिए ऐसा कर रहे हैं? जो प्रदेश अध्यक्ष हो, डिप्टी सीएम हो, अचानक उसको जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, मैंने आपको एक कश्मीर कनेक्शन की बात बताई, लेकिन आप सवाल कर सकते हैं कि भाई कश्मीर कनेक्शन, जो व्यक्ति इतना स्थापित है, डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष है और वो अब्दुल्ला परिवार की रिहाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करेगा, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के जाएगा? नहीं, राजनीति में कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, ये आप नोट कर लीजिए। बातें हो सकती हैं, आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी कि सोनिया गांधी जी ने त्याग किया, कभी अटल जी ने ठोकर मार दी हो, संख्या बल नहीं था तो जाना पड़ा, लेकिन ठोकर मार दी। चंद्रशेखर जी ने कभी किसी परिस्थिति में छोड़ी हो गद्दी, या तमाम लोग प्रदेश में, देश में तमाम उदाहरण होंगे राजनीतिक त्याग की। लेकिन मैं इस राय का हूं और शायद आप मेरी राय से सहमत होंगे कि राजनीति में कोई सैक्रिफाइस नहीं करता, क्योंकि राजनीति सत्ता का खेल है और सत्ता के खेल में कौन किसको कैसे मात देता है, किस युक्ति से मात देता है, कौन सी गोटे बिछा करके मात देता है, ये बहुत मायने रखता है। तो कश्मीर कनेक्शन की जो बात की मैंने, वो अनायास नहीं था। दरअसल सचिन ये मन बना चुके थे, सचिन के मन में ये आ गया था कि राहुल गांधी की कमिटमेंट के बाद भी अगर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने तो शायद गहलोत के रहते हुए उनका मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं होगा। और वो पर्दे के पीछे से उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बना रहा, उसके शीर्ष नेतृत्व से उनका संपर्क बना रहा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए तो उस घटनाक्रम में भी पर्दे के पीछे उनका तमाम लोगों से संपर्क बना रहा। उस संपर्क के नाते उन्होंने कश्मीर में कोई भूमिका अदा की हो, कहीं और कोई नेगोशिएशन किया हो, उसका राजस्थान के ताज़ा विवाद से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन ये घटनाक्रम इसलिए जानना जरूरी है कि किस तरह से अंदर नज़दीकी की कहानियां पक रही थी, किस तरह से लोग करीब आ रहे थे। जब रिश्ते करीब आते हैं, नज़दीकी होती है, तभी कोई नया गुल खिलता है। और वो नज़दीकी परिस्थितियों का खेल है राजनीति, समय बहुत मायने रखता है। और जब एक कोई गलती आपका दुश्मन करता है तो आप एकदम लपक के पकड़ लेते हैं। और शायद अशोक गहलोत से कहीं ना कहीं चूक हो गई, असेसमेंट में गलती हो गई, और उन्होंने वो मौका दे दिया कि सचिन पायलट को ये कहने का मौका मिला कि मैं जिस सरकार में डिप्टी सीएम हूँ
उसी के गृह मंत्रालय के द्वारा एक एसओजी गठित की जाए और हमें नोटिस मिले, यह हमारा अपमान है। यह अपमान अशोक गहलोत ने सफाई दी कि नोटिस तो हमें भी मिला है, मुझे भी अपनी बात कहनी है, साजिश भाजपा रच रही है, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। लेकिन नहीं, राजनीति में आप जो कहते हैं और जो होता है दोनों में बहुत फर्क होता है। अशोक गहलोत ने जो किया, निश्चित रूप से उसके पीछे उनकी एक मंशा थी। वो सचिन पायलट को नीचा दिखाना चाहते थे। सचिन पायलट उनकी आंखों में चुभते थे, ये कहने में भी किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, उनकी आंखों में चुभते थे, क्योंकि प्रॉमिसिंग हैं, यंग हैं, अभी उनका बहुत भविष्य है। अगर वो बने रहते हैं और इसी तरह से उनके लिए समस्याएं पैदा करते रहते हैं तो कोई ना कोई ऐसा दिन हो सकता है कि गहलोत को गच्चा खाना पड़े। उस खेल में उन्होंने सचिन पायलट को नीचा दिखाने की कोशिश की और यहीं से वो बहाना मिल गया। सचिन अड़ गए और सचिन रूठ गए। सचिन अब दिल्ली में हैं, उनकी तमाम पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, कांग्रेस में भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि कहानियां चली कि उन्होंने कहा है कि हमारे 4 मंत्री बना दो, हमें गृह विभाग दे दो, वित्त मंत्रालय दे दो। लेकिन दोस्तों, बात अब इतनी आसान नहीं है। अब मैं यहां भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाता हूं। बात आसान नहीं है तो क्यों आसान नहीं है? जो बहाना हो या किस परिस्थिति में सचिन पायलट जब इस स्टेज पर आ गए तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको कांग्रेस विलन मानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी सरकार का ऑपरेशन चलाया, जहां भी उनका मिशन कमल का फूल चला, वो असफल नहीं हुआ। आप अगर महाराष्ट्र को छोड़ दें, महाराष्ट्र में थोड़ी उनसे गुणा भाग में कहीं गड़बड़ हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी हर गोट एकदम निशाने पर रही, हर तीर निशाने पर लगा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसा व्यक्ति, आप कमलनाथ और गहलोत दोनों समकालीन हैं, दोनों 70 के दशक में उस वक्त आए जब इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, इंदिरा गांधी की नज़रों में चढ़े। ये दोनों नौजवान थे। और जब मैं नौजवान बात कर रहा हूँ, आज जो नौजवानों का जो संघर्ष कांग्रेस में आप देख रहे हैं, उस वक्त नौजवानों को किस तरह से आगे लाया गया और परिपक्वता के साथ आगे लाया गया और कभी चूं तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ओल्ड बनाम यूथ में, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसा पावरफुल नेतृत्व उस वक्त कांग्रेस के अंदर था। जब मैं भाजपा की एंट्री की बात कर रहा हूं तो उसी वक्त ये बात करना भी जरूरी है कि कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में है। कांग्रेस में राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे अभी भी क्या वो अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? और अगर अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो क्या उनमें ये क्षमता है कि वो अपने नौजवान नेताओं को, अपने साथियों को संजो कर रखें? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन थे? उनकी टीम के थे, उनके बगल में बैठते थे, वीडियो वायरल होते थे कि वो सलाह दे रहे हैं। सचिन पायलट कौन है? सचिन पायलट को उनकी टीम का माना जाता है, उन्होंने उनके लिए कमिटमेंट किया, वो उनको आगे लेकर के आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ? सचिन पायलट भी बगावत की राह पर है। आप उधर मिलिंद देवड़ा को देख लीजिए। आज तमाम यूथ लीडर जो हैं वो कांग्रेस में बड़े पेश में बहुत कश्मकश की स्थिति में हैं। तो निश्चित रूप से ये सवाल भी तो बनता ही है, जो आपके भी मन में होगा, कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप में कहीं कोई कमजोरी है क्या? तो ज़्यादातर लोगों से पूछिए, चर्चा करिए, कांग्रेस के लोगों से, जो हमारी तमाम लोगों से बातचीत होती है, तो ये ऐसा सवाल है कि बहुत मजबूरी में सामने नहीं बोल पाए तो आदमी गुपचुप कह ही देता है कि हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब प्रियंका गांधी की एंट्री होती है, प्रियंका गांधी समझाइश में लग जाती हैं, तो लोगों को एक होप जगती है। लेकिन आप ये सच्चाई मानिए कि सोनिया गांधी अभी भी अपना सारा दांव राहुल गांधी पे लगाती हैं। और कांग्रेस में एक वर्ग है जो सोनिया गांधी की वजह से ये चाहता है कि राहुल गांधी ही लीडरशिप संभालें। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क जो भी हमने खड़ा किया, और हमने नहीं खड़ा किया, जो एक नैरेटिव बनता है देख करके, परिस्थितियों को देख करके, लोगों के बीच में चर्चाओं को देख करके, और चर्चाओं से ज़्यादा परिणाम को देख करके कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। और फिर मैं भाजपा की बात करता हूं, जो भाजपा की एंट्री हुई। तो जब एक तरफ एक कमजोर नेतृत्व होगा तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व किसका है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में पूरे देश में आज भी सर्वे करा लीजिए
तो यही कहा जाता है कि देश का सबसे ताकतवर नेतृत्व अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी का है। आप उनसे सहमत हों असहमत हों, लेकिन विपक्ष में आज की डेट में उनको उस तरह से चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि मतभेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100% देश के लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर एक साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। असहमति के सुर हैं। असहमति की बात नहीं होती तो राजस्थान में ये सरकार नहीं बनती, मध्य प्रदेश में कोई और सरकार नहीं बनती, या तमाम और मुद्दों पर जो असहमति मुखर करके होकर के आई, प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, वो सब नहीं होता। असहमति के सुर हैं, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ और उसके सामने जो नेतृत्व है उसकी बात कर रहा हूँ। तो विपक्ष में और कांग्रेस में लीडरशिप की जो हालत है मैंने आपको बताई, और इधर नरेंद्र मोदी और उनके सबसे खासम खास अमित शाह, जिनको आज की राजनीति का चाणक्य कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने अपने हुनर से साबित किया है, जिस तरह से पार्टी का दायरा बढ़ाया है, जिस तरह से पार्टी को विस्तार दिया, और ऐसी ऐसी जगहों पे सरकारों को बनाने का ऑपरेशन किया जहां पर सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। आप पूर्वोत्तर के मणिपुर में चले, वहाँ कोई इलाका नहीं बचा जहां पर कभी भाजपा का कोई बेस नहीं था। असम में तो जीत करके आए थे, लेकिन जहां वो जीते नहीं, गोवा में कांग्रेस को ज़्यादा नंबर मिले थे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की। इधर मणिपुर में सारा घटनाक्रम आपको पता है। तो मतलब जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में, वो किस तरह का नेतृत्व है, वो फैसले लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब कुछ झोंक देते हैं। हो सकता है महाराष्ट्र में चूक हो गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका दांव साबित हुआ, और राजस्थान में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो आप ये मानिए जो बीजेपी की एंट्री है, उस एंट्री ने ही कांग्रेस की राह बहुत कठिन बना दी है। आय करके छापे पड़ रहे हैं, और कल परसों में क्या कुछ घटित होगा। अभी एक अमित मालवीय का ट्वीट है, वहाँ आईटी सेल के उनके प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी कहिए, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि अशोक गहलोत को फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करना चाहिए। अब आप ये मान लीजिए अमित मालवीय का ट्वीट नहीं है, या आने वाले 1-2 दिन में ये पार्टी की लाइन बन सकती है। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये कह करके कि अशोक गहलोत का जादू कितना चलेगा, अब शायद जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य और जो ताकतवर नेतृत्व है, जिसकी स्वीकार्यता और जिसके सामने अपोजिशन आज की डेट में असहाय है, उनके कौशल पर निर्भर करेगा। वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो कितनी रुचि लेते हैं, वो कितना स्पेस देते हैं कांग्रेस को, इस पे ही डिपेंड करेगा अशोक गहलोत का भविष्य। तो अशोक गहलोत का जादू चलेगा या नहीं चलेगा, सचिन पायलट किस भूमिका में होंगे, अब इसके लिए एक नई एंट्री जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उनके रुख का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।